हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में हिंदी के निःशुल्क बैच में। आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। आदिकाल के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्यारे दोस्तों जैन साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? जैन साहित्य पढ़ रहे हैं। इससे पहले तक हमने नाथ साहित्य तक क्लास पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं जैन साहित्य। आपके एग्जाम्स के लिए जहां जहां हिंदी साहित्य आता है वहां के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है ये। तो अच्छे से नोट्स बनाइएगा आप सभी, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सब नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से बार बार याद कर रहे होंगे इन चीजों को। देखो जैन साहित्य आज हम देखने वाले हैं। ये किसका पाठ हम पढ़ रहे हैं? आदिकाल के अंदर हम पढ़ रहे हैं जैन साहित्य। सबसे पहले देखिएगा जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं आचार्य पे हम बात करेंगे। जैसे हम जैन साहित्य के प्रमुख कवि देखेंगे तो वहां पे महत्वपूर्ण जो रचना होगी वो भी सामने आपके आ जाएगी, ठीक है ना। फिर ऐसा करते हुए हम जैन साहित्य की विशेषताएं, फिर उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये सब देखते हुए हम जैन साहित्य को कंप्लीट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जैन साहित्य के प्रमुख कवि एवं आचार्य। तो सबसे पहले है आचार्य देवसेन, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है आचार्य देवसेन की प्रसिद्ध रचना। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्यारे दोस्तों, उसका नाम है श्रावकाचार। नाम सुन रखा होगा आपने। देखिएगा आपसे पूछा जाए कि श्रावकाचार जो है किसकी रचना है, तो ध्यान रखिएगा आचार्य देवसेन इनके रचनाकार हैं। 933 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। किसकी? श्रावकाचार रचना की। कब हुई? 933 ईस्वी में। इसके अंदर 250 दोहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कितने हैं? 250 दोहे हैं इसके अंदर। और इन 250 दोहों में किसकी जानकारी मिलती है? श्रावक धर्म एवं व्रस्त कर्तव्य की। श्रावक धर्म एवं गृहस्थ कर्तव्य की जो जानकारी मिलती है वो श्रावकाचार के अंदर मिलती है। श्रावकाचार की जो रचना हुई प्यारे दोस्तों, बोलो कब हुई? 933 ईस्वी में हुई। कितने दोहे हैं इसके अंदर? 250 लगभग इसके अंदर दोहे हैं। और इसको किसको? श्रावकाचार जो है रचना, इसको प्यारे दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो श्रावकाचार है। और इसके रचयिता कौन है? देवसेन है। कौन है प्यारे दोस्तों? देवसेन। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हिंदी की प्रथम रचना भी है ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। आचार्य देवसेन की आपने महत्वपूर्ण रचना, अब देखो यहां से क्या याद रखना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण रचना। इनके अन्य रचना भी है पर ये वाली ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, तो ध्यान रखें, ठीक है ना। देखो फिर देखिएगा अन्य रचनाएं हम देखते हैं। आचार्य देवसेन की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? देखो अन्य रचनाएं हैं दौ सहाव पयास, नाम है ये रचना का, दौ सहाव पयास देखनी है। बाकी मोस्ट तो कौन सी है? श्रावकाचार वाली ही है। देखो दौ सहाव पयास ये भी रचना है, अभ्रंश में लिखी गई है। किसमें है? अभ्रंश में है। और इसका जो दूसरा नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है इस रचना को। और इसके जो रचयिता है वो भी कौन है प्यारे दोस्तों? आचार्य देवसेन है। कौन है? आचार्य देवसेन है। उसके बाद इनकी एक और रचना आती है, उसका नाम है लघु नयन चक्र। क्या नाम है? लघु नयन चक्र है। और एक है दर्शन सार। ये सब रचनाएं किसकी है? आचार्य देवसेन की है। ये हमने अन्य रचनाएं देखी तो है प्यारे दोस्तों, पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यहां से कौन सी याद रखनी है? श्रावकाचार वाली ही आपको इंपोर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और कौन कौन सी रचना है? दौ सहाव पयास, उसके बाद लघु नय चक्र और दर्शन सार। ये सब क्या है? किनकी रचनाएं हैं? देवसेन जी की रचनाएं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगले हमारे सामने जो कवि आते हैं प्यारे दोस्तों, आचार्य बात करें शालिभद्र सूरी। कौन से कवि हैं अगले? शालिभद्र सूरी हैं। देखिएगा शालिभद्र सूरी की अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट रचना याद रखनी है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके रचयिता पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट है। क्या बताओगे? शालिभद्र सूरी है। ये वाली रचना मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1184 ईस्वी में रचित हुई थी ये, ध्यान रखना। और आगे बात करें तो इसमें जो भरतेश्वर है और जो बाहुबली जो नाम है, इनका मतलब क्या है? देखो जो भरतेश्वर है ना, ये अयोध्या के राजा है। क्या है? अयोध्या का राजा है भरतेश्वर इसके अंदर, इस रचना के अंदर। और बाहुबली की बात करें तो ये तक्षशिला का राजा है। इन दो राजाओं की वीरता, युद्ध का वर्णन के साथ साथ विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है इस रचना के अंदर।
भरतेश्वर और बाहुबली, भरतेश्वर का मतलब अयोध्या का राजा, बाहुबली तक्षशिला का राजा, इन दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध के वर्णन के साथ साथ विरक्ति और मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है इस रचना के अंदर। चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है भाई, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। पूछी जाएगी कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की है। जरूर जरूर ध्यान रखना, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी है बताओ? शालिभद्र सूरी की। कब रचित हुई? 1184 ईस्वी में। मुनि जिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ठीक है ना, ध्यान रखना, जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है। मुनि जिन विजय, कौन प्यारे दोस्तों? मुनि जिन विजय ने इसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, किसे जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है। किसने माना है? ये मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है भरतेश्वर बाहुबली रास को। और सुनना, ये सारी बात चल रही किसकी? भरतेश्वर बाहुबली रास की। शालिभद्र सूरी की ये रचना है। ये एक खंड काव्य है प्यारे दोस्तों। क्या है ये? खंड काव्य है। ये इसकी विशेषता है भरतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ की। देखो, यह एक क्या है? खंड काव्य है। इसके अंदर प्यारे दोस्तों 205 के लगभग क्या है इसके अंदर छंद हैं। इसके अंदर कुल छंद कितने हैं? 205 इसके अंदर कुल छंद हैं। फिर आगे देखिएगा, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि भी कहा है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। और सुनिएगा, देखो, भरतेश्वर जो बाहुबली रास है ना, इसमें जिन रसों की प्रधानता है, इसके अंदर कौन कौन से रसों की प्रधानता है? तो तीनों रसों की प्रधानता यहाँ पे वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस, इन तीनों रसों की प्रधानता है किसके अंदर? शालिभद्र सूरी का जो रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसके अंदर तीनों रसों की प्रधानता है, वीर रस, श्रृंगार रस और शांत रस। क्वेश्चन बन जाए कि भरतेश्वर बाहुबली रास रचना में कौन सा रस नहीं है? तो वीर भी है, श्रृंगार भी और शांत भी, और एक अलग आपके सामने ऑप्शन कोई भी आ सकता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन भी आप याद रखें और अच्छे से बार बार याद करें इन चीजों को प्यारे दोस्तों। यही सही समय है और उसे आगे निकलने का। देखो, क्योंकि बहुत ही आजकल पेपर अच्छे लेवल से बनेगा, तो पढ़ना भी अच्छे लेवल से ही पड़ता है अपने को, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अभी से आप कोई भी शॉर्ट ज्यादा तरीका ना अपनाएं। अभी से आप मतलब याद करने में आप तरीका ट्रिक सब लगाओ, पर पढ़ो अच्छा, जीरो से लेके अच्छे लेवल तक पढ़ो, मतलब, ठीक है ना। जहां याद नहीं हो रहा है वहां थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ट्रिक बनाओ, कैसे भी करो, पर याद करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ, छोड़नी है तो ऐसी चीज छोड़ो जो बिल्कुल काम की ना हो, ठीक है ना। जैसे आपको जमे जिसका सन याद नहीं करना है, इस चीज से बच के रहना, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे मान लीजिए एक सन आएगा पूरे पेपर में, तो क्या उस सन की वजह से पूरे सन याद करने में आप पूरा पेपर बिगाड़ सकते हो। इसलिए आप पहले कंटेंट फैक्ट पर ध्यान रखें। डायरेक्ट पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये रचना किसकी है, बाकी सारी बात की बात, ठीक है ना। अपने लेवल पे सुधार करते हुए पढ़ते जाएं, ठीक है ना। देखिएगा, देखो, पंच पांडव चरित दास रचना की बात करें आगे। पंच पांडव चरित दास रचना, जैसे जैसे आप कंप्लीट होते जाओ अपने आप में लेवल बढ़ाते हुए चलो। जो आप पढ़ रहे हो ये सब पर्याप्त है आपके एग्जाम के लिए। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, आप हिंदी साहित्य से रिलेट वाला, जहां जहां आदिकाल, जहां जहां जैन साहित्य जो पढ़ा दिया ना, वो कंप्लीट है आपके लिए, ठीक है ना। अच्छे से नोट्स बनाओ और इसके बाद आपको लगे तो आप अपना ज्ञान लगा सकते हो, पर ये पर्याप्त है, ये याद कर लीजिएगा सब, ठीक है ना। पंच पांडव चरित दास रचना की बात करें, किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की रचना है। किसकी रचना है? ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास इंपोर्टेंट है, याद रखना। पंच पांडव चरित दास रचना किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। पूछा जाए आपसे कि बताओ पंच पांडव चरित दास रचना किसकी है, तो क्या जवाब दोगे? शालिभद्र सूरी की है। और इनकी एक रचना और है, ये भी याद रख लीजिएगा, बुद्धि रास रचना। कौन सी रचना है? बुद्धि रास रचना है, ये भी शालिभद्र सूरी की है। किसकी है? शालिभद्र सूरी की है। शालिभद्र सूरी की बुद्धि रास रचना भी आपको याद रखनी है। पंच पांडव चरित दास भी याद रखनी है, भरतेश्वर बाहुबली रास भी आपको याद रखनी है। फिर देखो, पंच पांडव चरित दास रचना की बात करें, शालिभद्र सूरी की है। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना मानी जाती है। अभी आपने इससे पहले देखा था मुनि जिन विजय ने, वो थोड़ा अलग था जवाब, और ये अलग है। इसको देखो, यहाँ पे क्या है? प्रथम ऐतिहासिक रचना।
क्या बताया गया इसको? प्रथम ऐतिहासिक रचना। हिंदी की रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना किसे माना गया है? पंच पांडव चरितदास रचना को माना गया है। और इस रचना के अंदर जो भाषा हुई है प्यारे दोस्तों, वो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। किसका? अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है पंच पांडव चरितदास रचना के अंदर। और ये 15 सर्गों में विभाजित है। किसमें विभाजित है? 15 सर्गों के अंदर ये विभाजित है। पर सबसे मोस्ट बात यही याद रखनी है कि पंच पांडव चरितदास रचना के रचनाकार कौन हैं? शालिभद्र सूरि है। और बुद्धि रास रचना के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि है। ये दो बातें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं। स्वयंभू कौन है प्यारे दोस्तों? स्वयंभू है। ठीक है ना। अब अगले कवि आते हैं हमारे सामने, स्वयंभू मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं। देखो स्वयंभू की बात करें तो अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनको जाना जाता है। अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में किसका नाम आता है? स्वयंभू का। ठीक है। और उसके बाद बात करें, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा गया है। किसको कहा गया है? स्वयंभू को। आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है, तो जवाब देना है स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रमुख रचना है जो पेपर में अति महत्वपूर्ण है, आपके लिए पूछी जा सकती है प्यारे दोस्तों। जो बताता चलो मोस्ट है मतलब मोस्ट है, वेरी इंपोर्टेंट है। पौमचरिव कौन सी है प्यारे दोस्तों? पौमचरिव है। अगली जो रचना है हमारे सामने वो है पौमचरिव, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है पौमचरिव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम याद रखना। ठीक है ना। इसके जो संपादन का कार्य किया है ना, वो डॉक्टर भयानी ने किया है। किसने किया है बताओ? डॉक्टर भयानी ने किया है। आपसे पूछा जाए कि स्वयंभू की प्रमुख रचना पौमचरिव है, ऐसा नहीं आएगा। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि पौमचरिव किसकी रचना है, तो जवाब देना स्वयंभू की ये रचना है। अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में इनका नाम आता है क्योंकि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं आप लोगों से, इसको अच्छे से याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। और इसके रचनाकार तो कौन है? स्वयंभू है। कौन है प्यारे दोस्तों? स्वयंभू है। पर इसके संपादन का कार्य भी याद रख लेना, किसने किया है? डॉक्टर भयानी ने इसके संपादन का कार्य किया है। स्वयं पौमचरिव याद रखना। ठीक है ना, स्वयंभू की पौमचरिव। फिर देखो आगे बात करते हैं। देखिएगा अब हम देखने वाले हैं किसके बारे में? अब हम देखने वाले हैं इस पौमचरिव के बारे में। देखिएगा ये जो पौमचरिव है राम कथा पर आधारित प्रसिद्ध रचना है। किस पे आधारित है? राम कथा पे। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयंभू के द्वारा रचित पौमचरिव आधारित है किस पे है? पहला ऑप्शन राम कथा पर आधारित है। इंपोर्टेंट लाइन है। फिर देखो पौमचरिव की जो रचना का समय है वो कितना लगा है? 6 वर्ष लगे हैं प्यारे दोस्तों। 3 महीने लगे हैं और 11 दिन लगे हैं। कितने? 6 वर्ष लगे हैं, आपको ध्यान रखना। और 3 महीने लगे हैं और आगे बात करें तो 11 दिन लगे हैं। तो ये सारी बात याद रखना। 6 साल 3 महीने और 11 दिन इसको समय लगा है। इस रचना का समय है पौमचरिव का। ठीक है ना। और इसके जो रचनाकार हैं वो स्वयंभू है, पर संपादन का कार्य करने वाले कौन है? डॉक्टर भयानी है। फिर देखते हुए चलो, स्वयंभू ने पूरा नहीं किया इसको। ठीक है ना, ये विशेषता है इसकी। मतलब पौमचरिव तो रचित तो किसके द्वारा गई है? स्वयंभू के द्वारा। पर पूरा कार्य स्वयंभू ने नहीं किया है, मतलब स्वयंभू ने इस रचना को पूरा नहीं किया है। ठीक है। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। किसने किया था? इनके पुत्र त्रिभुवन ने पौमचरिव को पूरा किया था। अब आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बताओ पौमचरिव को पूरा किसने किया? तो ध्यान रखना उस जगह पे आपको क्या जवाब देना है? उस जगह जवाब देना है त्रिभुवन। त्रिभुवन ने इस रचना को पूरा किया है, जबकि इसकी शुरुआत तो स्वयंभू ने ही करी थी, पर यह पूरा नहीं किया गया था इनके द्वारा। पूरा किसके द्वारा किया गया था? त्रिभुवन के द्वारा किया गया था। और ये त्रिभुवन कौन थे प्यारे दोस्तों? त्रिभुवन इनके पुत्र थे। किनके? स्वयंभू के। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, कभी पूछा जा सकता है आपसे, ये नाम ध्यान रख लेना। फिर देखो
अब इस रचना की अगर आगे हम बात करें तो इसमें 12,000 पद हैं। कितने पद हैं? इस रचना के अंदर 12,000 पद हैं और 92 सर्ग हैं, ठीक है ना। अब जो 92 जो सर्ग हैं इसके अंदर, सर्ग क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पे इंपोर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनमें 16 सर्ग त्रिभुवन ने जोड़े हैं। किसने जोड़े हैं? त्रिभुवन ने, क्योंकि बाद में जो काम किया उसमें 16 सर्ग जोड़े हैं त्रिभुवन ने, ठीक है। अपभ्रंश का आदि काव्य क्या कहते हैं इसको? अपभ्रंश का आदि काव्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बताओ? अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य एवं महाकाव्य किसे कहते हैं बताओ? तो पौंचर्य को कहते हैं आदि काव्य और महाकाव्य। किसका? अपभ्रंश का। फिर देखो रचना की बात करें, इनकी और रचना आती है। कौन कौन सी इनकी रचना है जो कि मोस्ट रह सकती है? स्वयंभू की सबसे मोस्ट जो रचना है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो तो यही है जो मैंने अभी आपको बताई है, पौंचर्य। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रचना और भी आपको याद रखनी है। यहाँ देखो रचना की बात करें तो देखो ये अगली रचना है, इसका नाम है रिट्ठे मणि चर्यु। क्या नाम है? रिट्ठे मणि चर्यु। ये कृष्ण गाथा है। क्या है? कृष्ण गाथा है। इंपोर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसमें क्या थी? पौंचर्यु में राम कथा थी। क्या थी? राम कथा। अब यहां बात करें रचना, रिट्ठे मणि चर्यु किसकी है? स्वयंभू की है ना, पर कृष्ण गाथा है इसके अंदर। क्या है? कृष्ण गाथा है। रचना की बात करें और रचनाएं हैं इनकी पंचमी चर्यु। क्या नाम है? पंचमी चर्यु है। और एक है स्वयंभू छंदरस, है ना, स्वयंभू छंदस भी है। पर स्वयंभू छंदस तो आप दिमाग से बता दोगे स्वयंभू की रचना है। आपको याद क्या रखनी है? सबसे मोस्ट ही सर मेरे से एक ही याद रहेगी तो पौंचर्यु ही याद रखना, ठीक है। पर दूसरे नंबर पे रिट्ठे मणि चर्यु कृष्ण गाथा है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? रिट्ठे मणि चर्यु है, पहला ऑप्शन राम कथा, दूसरा कृष्ण गाथा, तो आपको वहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी ये। रचना की बात करें पंचमी चर्यु, ये भी किसकी है? स्वयंभू की है। स्वयंभू छंदस भी किसकी है? स्वयंभू की है। फिर देखो आगे की तरफ हम बात करें तो ये जो स्वयंभू के जो उपनाम है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये स्वयंभू के उपनाम है, इधर जो बता रखे हैं आपको, देखो कि कौन कौन से नामों से इनको जाना जाता है स्वयंभू को। तो देखिएगा, अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। आप टेंशन ना करें, हम लास्ट में क्या करेंगे, जब हमारा कोर्स हो जाएगा ना, तब हम एक एक क्लास कवियों के उपनाम, कवियों की महत्वपूर्ण रचना, कवियों के गुरु, सब चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे एक एक करके। पहले आप कवर करते चलो सिलेबस को। अपभ्रंश के वाल्मीकि के नाम से किसे जाना जाता है बताओ? स्वयंभू को जाना जाता है। छदंस चूड़ामणि भी कहा जाता है। छदंस चूड़ामणि के नाम से कौन जाना जाता है? स्वयंभू को जाना जाता है। स्वयंभू को क्या कहा जाता है? कुकवि भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कुकवि भी कहा गया है ना। स्वयं को खुद को क्या कहा है इन्होंने? कुकवि भी कहा है, खुद ने कहा है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं क्योंकि अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे जाते हैं और अपभ्रंश का कालिदास भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अपभ्रंश के कालिदास के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब सर हमें याद क्या रखना है? स्वयंभू की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना पौंचर्यु याद रखनी है। संपादन का कार्य डॉक्टर भयानी ने किया है, ये याद रखना है। स्वयंभू राम कथा पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना है। 6 वर्ष 3 मास 11 दिन इसमें लगे हैं और स्वयंभू ने इसको पूरा नहीं किया है। इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया है। इसमें 92 सर्ग हैं जिसमें से 16 सर्ग त्रिभुवन ने जोड़े हैं। इसमें 12,000 पद हैं। अपभ्रंश का आदि काव्य महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि खुद स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें इनकी अगली जो रचना है रिट्ठे मणि चर्यु भी है जिसमें कृष्ण गाथा है। रचना इनकी पंचमी चर्यु भी है जिसमें जो भी किसके? स्वयंभू की है। स्वयंभू छंदस भी इनकी रचना है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगले कवि आते हैं आगसु कवि। कौन से कवि हैं? आगसु कवि हैं, है ना। आगसु कवि हैं और इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचना है प्यारे दोस्तों वो कौन सी है बोलो? वो है सर हमें दिखाई दे रही है, वो है चंदन बाला रास। कौन सी है? चंदन बाला रास। कौन सी प्यारे दोस्तों? चंदन बाला रास, है ना। तो ये कौन से कवि आएंगे? आगसु, है ना। आगसु क्या आएंगे कवि? आगसु। देखो चंदन बाला रास किसकी रचना है? आगसु कवि की है। और इनके अन्य रचना भी है, उसका नाम है जीव दया रास। क्या नाम है? जीव दया रास है। पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
आपसे पूछी जाए कि चंदन बाला रास किसकी रचना है, तो जवाब देना आगसू कवि की है। किसकी है बताओ, आगसू कवि की है ना। तो चंदन, चंदन का संबंध याद रखना आगसू, किससे याद रखना है, आगसू याद रखना है। इसकी रचना हुई थी 1200 ईस्वी में, और ये रचना कहाँ हुई, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हो सकती, क्योंकि इसकी रचना राजस्थान में जालोर में हुई। कहाँ पे हुई थी, जालोर के अंदर हुई थी। इसकी रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई थी, ये भी ध्यान रखें। 35 छंदों में रचित है। किसमें रचित है, 35 छंदों में। अब ये कितने छंदों में रचित है, इसकी रचना कब हुई, ये कौन सा काव्य है, ये सब बाद की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। पहला काम आपका ये है, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या फिर पहले से ही तैयारी कर रहे हो, फिर भी अगर आपको ये रचना याद नहीं है किसकी है, तो पहला काम हमारा यही है कि रचना किसकी है ये याद होना चाहिए। बाकी सारे काम बाद के हैं, पढ़ना सारा ही है, पर पहले ये तो याद करें कि चंदन बाला रास के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है। पहला काम यही करना आप, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं आपको बार बार, ठीक है। इसकी रचना 1200 ईस्वी में जालोर में हुई थी। पढ़ना तो सभी है, पर पहले इनको याद करके तैयार करो आप शानदार तरीके से, अपने आप में बहुत अच्छा फील करोगे आप, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आएगा वहां पे चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। कौन है, आगसू कवि है। 35 छंदों में रचित है, एक लघु खंड काव्य है। ये तो इसकी विशेषता हो गई। जब जिस तरह से क्वेश्चन आएगा ना कि देखो चंदन बाला रास के संबंध में असत्य कथन बताओ, तो पहला, इसके रचनाकार आगसू कवि हैं, सर ये तो सत्य बात है। इसमें 35 छंदों में रचित है, सर ये भी सत्य बात है। ये एक लघु खंड काव्य है, ये भी सही बात है। फिर उसके बाद इसकी रचना राजस्थान से नहीं हुई, तो ये गलत बात होगी, क्योंकि इससे रचना राजस्थान से हुई है, वो भी जालोर से हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। रस की बात करें इस रचना के अंदर, तो इस रचना के अंदर करुण रस से ओतप्रोत जैन काव्य है। ये किससे ओतप्रोत है बताओ, करुण रस से। कौन सा रस दिखेगा इसमें, करुण रस। इसकी कथा चंपा नगरी के राजा, ये मोस्ट लाइन आ रही है भाई, जो कि एग्जाम के अंदर आपको सबसे अलग बना देगी अगर क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो। देखो इसकी कथा में हम बात करें, इसकी कथा में चंपा नगरी के राजा का नाम है दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला। देखो ये चंदन बाला जो रास है, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही रचना तो, पर इसके अंदर क्या विषय है मुख्य रूप से, क्यों प्रसिद्ध है, तो वो ध्यान रखना। इसकी कथा के अंदर चंपा नगरी के राजा थे, उन राजा का नाम था दधिवाहन। दधिवाहन की पुत्री थी चंदन बाला, तो ये नाम ध्यान रखना, क्या नाम है, दधिवाहन। और इन दधिवाहन की पुत्री का नाम क्या है बताओ, चंदन बाला। क्या नाम है प्यारे दोस्तों, चंदन बाला है इनकी पुत्री का नाम। तो चंदन बाला के अपहरण, कष्ट एवं अंत में महावीर से दीक्षोपरांत मुक्ति से बुनी गई है। इसके अंदर जो कथा बताई गई है वो चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला के अपहरण, कष्ट एवं अंत में महावीर से दीक्षोपरांत मुक्ति से बनी हुई बताई गई है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं प्यारे दोस्तों। पुष्पदत्त की बात करें आगे, किसकी बात करें, पुष्पदंत की। अगले कवि हमारे सामने पुष्पदंत। देखो अगले कवि कौन है, पुष्पदंत है। देखिएगा इनकी रचना है जसहर चरियु। क्या नाम है, जसहर चरियु। क्या नाम है बताओ, जसहर चरियु, है ना। तो ये ध्यान रखना, जसहर चरियु, ध्यान रख लोगे, बताओ जसहर चरियु। क्या नाम है, जसहर चरियु। किसकी रचना है बताओ, पुष्पदंत की है। किसकी, पुष्पदंत की है। देखो हर 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 भगवान के लिए हम बोलते हैं ना हर हर, तो हमें पुष्प की जरूरत पड़ती है, किसकी, पुष्प की। तो ध्यान रखना जसहर चरियु के जो रचनाकार हैं वो हैं पुष्पदंत, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इनकी रचित रचनाओं में और भी अन्य रचनाएं हैं जो कि मोस्ट हैं, अभी देखते हैं। देखो ये तो याद रख लेना, जसहर चरियु किसकी है, पुष्पदंत की है। फिर देखो इधर देखिएगा, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना और भी है, इनकी रचित रचनाओं में एक और है, इसका नाम है 63 महापुरुष गुणालंकारु, ठीक है ना। पूरा नाम देखो, नाम है 63 महापुरुष गुणालंकारु, ठीक है ना। ये जैन महापुराण है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, जैन महापुराण भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाए अगर आपके सामने, सर क्या बनेगा क्वेश्चन, कि 63 महापुरुष गुणालंकारु के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, पुष्पदंत हैं, ठीक है। कौन है, पुष्पदंत हैं। और इनकी और रचना है णे कुमार चरियु और एक कोश ग्रंथ, ठीक है। पर इन तीनों में सबसे मोस्ट कौन सी है, ये वाली
तिसठी महापुरुष गुणंकलारू, है ना, तिसठी महापुरुष गुणालंकारू, ध्यान रखना, फिर बोलो एक बार, तिसठी महापुरुष गुणालंकारू, ये जैन महापुराण है, किसका है, ये पुष्पदंत का है। और बात करें आगे, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान 20,000 पदों में वर्णित है। मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान किस रचना में है, तो ध्यान रखना तिसठी, है ना, 63, तिसठी महापुरुष गुणंकलारू, है ना, गुणालंकारू, ध्यान रखना इस रचना के बारे में। चलो आगे बात करते हैं, इन सबके रचनाकार कौन है, पुष्पदंत है। घबराना नहीं है, पूरी तरीके से लिखने हैं, लास्ट तक पढ़ना है, पढ़ाई से नहीं भागना है प्यारे दोस्तों, ये सब दौर से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे दिन के लिए आपको इस सब अंधेरे से निकलना पड़ेगा, अच्छा उजाला देखना है तो ये सब अंधेरों से आगे निकलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब सब याद करते हुए चलने पड़ेंगे, तैयारी करते हुए चलते ही रहना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब भी पूरी तरह से प्रॉपर सफलता हाथ लगेगी, देखो, ठीक है ना। अगर सबसे आगे रहना है, अच्छे से रहना है कि बाद में कट ऑफ वगैरह नहीं देखना, डायरेक्ट सिलेक्शन ही होना है, तो अच्छे से बार बार रिवाइज करना, नोट्स बनाना, बिल्कुल अच्छे से इन सब चीजों को याद करते चलना, जैसे मैं मेहनत करके आपके सामने ला रहा हूं, इनको ऐसे ही आपको खरा उतरना है। फिर देखो आगे बात करते हैं, उपनाम की बात करें, ठीक है ना, उपनाम की बात करें, देखो तो आगे देखिएगा, इन्हें अभ्रंश के व्यास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको, अभ्रंश का व्यास कहा जाता है। अभ्रंश का वाल्मीकि तो किसको कहा था अपन ने, अभ्रंश के जो वाल्मीकि है वो तो स्वयंभू को कहा था, किसको बोला बताओ, स्वयंभू को कहा था। और आगे बात करें अभ्रंश का व्यास, तो फिर किसका जवाब दोगे आप, पुष्पदंत, क्या बोलोगे बताओ, पुष्पदंत बोलोगे। अगर पूछा जाए अभ्रंश के वाल्मीकि तो जवाब अलग, ठीक है, स्वयंभू, और अभ्रंश के व्यास तो पुष्पदंत। स्वयं को, अपने आप को, खुद को इन्होंने अभिमान सुमेरु भी कहा है। क्या कहा है इन्होंने अपने आप को, अभिमान सुमेरु। कौन से जैन कवि हैं जिन्होंने अपने आप को अभिमान सुमेरु कहा है, तो ध्यान रखना पुष्पदंत है। कौन से कवि हैं जिनको अभ्रंश के व्यास कहा जाता है, कौन से कवि हैं जिनको इतिहास में सरस्वती नीले के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती नीले के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं, देखो पुष्पदंत की बात करें, जसहर चरियु, उसके बाद तो 63 जैन तीर्थंकरों के चरित्रों का आख्यान इस जैन महापुराण में है, जिसका नाम तिसठी महापुरुष गुणालंकारू है, इसका नाम क्या है, गुणालंकारू है। फिर देखो णैक कुमार चरियु भी है और कोश ग्रंथ भी है, और इसके अंदर तिसठी वाले के अंदर 20,000 पदों में वर्णित है 63 जैन तीर्थंकरों का चरित्र। चलो आगे बात करते हैं, सुमति गणी अगला आता है प्यारे दोस्तों, सुमति गणी। सबसे पहला काम रचना याद करना है, किसकी रचना है ये, बस सुमति गणी, सुमति नेमी, ध्यान रखना, नेमी नाथ रास। क्या बताओगे प्यारे दोस्तों, बताना है नेमी नाथ दास। देखो रास देखिएगा, सुमति गणी की बात करें तो रचना कौन सी है, इनकी रचना है नेमी नाथ रास। कौन सी है, नेमी नाथ रास है। सुमति नाथ का क्या याद रखोगे, सुमति गणी का नेमी नाथ, ठीक है, रचना है इनकी नेमी नाथ रास, 1213 ईस्वी में हुई। याद क्या रखोगे, केवल रचना याद रख लीजिए। यहां से क्वेश्चन किस तरह से आएगा कि नेमी नाथ रचना किसकी है, सुमति की, ऐसे याद रखो, नेमी नाथ सुमति नाथ, इस तरह से याद रखो, ठीक है ना। नेमी नाथ रास किसकी है, सुमति गणी की रचना है, 1213 ईस्वी के अंदर आई है। विषय की बात करें, इसमें कौन सा विषय रखा गया है, सुमति गणी के अंदर क्या विषय है, देखो नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है, नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है। सुमति गणी की रचना है नेमिनाथ रास, जिसके अंदर 58 छंदों में रचित लघु रचना है ये, और अभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है। अभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग हुआ है इस रचना के अंदर, नेमिनाथ रास के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, जिन धर्म सूरी। देखो क्या है, जिन धर्म सूरी। जैसे डिटेल से चैप्टर निपटे उसके बाद हमें लास्ट के पेज में क्या करना है प्यारे दोस्तों, जितनी भी रचनाएं रहे ना उनके लेखक को सामने लिख लीजिए, ताकि फुल डिटेल से पढ़ने के बाद में वो आसानी से आपको याद भी होगी, और जब लास्ट में एग्जाम देने जाओगे तो फटाफट उनको देख के भी चले जाओगे, तो पीछे उनको एक बनाते हुए भी चले आप कि किसकी रचना क्या है। मोस्ट जो बताता चल रहा हूं उनका तो आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। देखो अब जिन धर्म सूरी की बात करें, अगले कवि आते हैं जिन धर्म सूरी। ये नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि और भी इस तरह के नाम दिखेंगे आपको भी, ये नाम ध्यान रखना। नाम क्या है, जिन धर्म और सूरी, पूरा नाम है ये, जिन धर्म
सूरी। देखो इनकी जो रचना है वो है स्थूलीभद्र रास। क्या है? स्थूलीभद्र रास। आपसे पूछा जाए कि स्थूलीभद्र रास के रचनाकार कौन है तो क्या जवाब दोगे? जिनधर्म सूरी है। इनकी प्रमुख रचना है प्यारे दोस्तों ये कौन सी? स्थूलीभद्र रास। पूछा जाए कि स्थूलीभद्र रास के रचनाकार तो बता देना जिनधर्म सूरी। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूरी। 1209 ईस्वी में रचित हुई है। कब रचित हुई है? 1209 ईस्वी में। भाषा की बात करें, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है इसके अंदर। भाषाओं पे भी इतना आप ध्यान ना रखें, इन चीजों पे मेन फोकस मैंने बता दिया आपको। कोई इफेक्ट बात रहे वो ध्यान रखो। दूसरी बात सारी इफेक्टिव ही है मेरे प्यारे दोस्तों, पर डिपेंड करता है हम किस एग्जाम में हम बैठ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है, देखो स्थूलीभद्र रास की बात करें 1209 ईस्वी में आई है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी है। अभी आपके पास समय है तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, मेरा तो यही कहना है आपसे बार बार। ठीक है, इसमें स्थूलीभद्र और कोशा नामक, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ये मोस्ट लाइन है। ठीक है ना, देखो इसके अंदर क्या है, मतलब जिनधर्म सूरी की जो रचना है ना स्थूलीभद्र रास, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक तो स्थूलीभद्र और कोशा नामक वेश्या की प्रेम कथा को वर्ण्य विषय बनाया गया है। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी, ध्यान रखना। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि बताओ स्थूलीभद्र रास में किसका संबंध है, क्या है, तो ध्यान रखना कोशा नामक वेश्या की क्या है? यहाँ पे प्रेम कथा है। स्थूलीभद्र और कोशा नामक वेश्या की प्रेम कथा का वर्ण्य विषय बनाया गया है इसके अंदर, स्थूलीभद्र रास के अंदर। ठीक है, पर इसके रचनाकार तो कौन है? जिनधर्म सूरी है। कौन है प्यारे दोस्तों? जिनधर्म सूरी है। और इसमें क्या मिलता है? इसमें स्थूलीभद्र कोशा नामक वेश्या की प्रेम कथा का वर्ण्य विषय बनाया गया है। तो मोस्ट लाइन हो सकती है, ध्यान रखें। फिर देखिएगा विजय सेन सूरी। देखो वो तो जिनधर्म सूरी था, अब ये कौन है बताओ? ये है विजय सेन। इनके नाम क्या है? विजय सेन सूरी। ऐसे याद रखिए, जिनधर्म अलग हो गया, विजय सेन सूरी अलग हो गया। इनकी रचना आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेवंत गिरिदास। कौन सी रचना है? रेवंत गिरिदास, ये रचना का नाम है। तो रचना कौन सी हो गई? रेवंत गिरिदास। आपसे पूछा जाए रेवंत गिरिदास, है ना, रेवे गिरी पे दास, है ना, रेवे मतलब रहना रहते हैं, गिरी पर्वत पे, कौन? दास। ऐसे याद रखना, रेवंत गिरी पे दास, उनका नाम विजय सेन सूरी। कौन से रेवंत मतलब कौन रहता है गिरी पहाड़ पे? दास। तो ध्यान रखना विजय सेन सूरी। आपको तो रचना याद रखनी प्यारे दोस्तों की रेवंत गिरिदास के रचनाकार कौन है? विजय सेन सूरी है। 1231 ईस्वी में आई है रचना। तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंत गिरी तीर्थ पर आधारित है। ये किस पे आधारित है? ये रेवंत गिरी तीर्थ पर आधारित है। मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए रेवंत गिरिदास रचना आधारित है, तो ये लाइन आप ध्यान रखें किस पे आधारित है? तीर्थ पे आधारित है। कौन सा तीर्थ? रेवंत गिरी तीर्थ पर आधारित है। तगड़े ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, देखो। ठीक है ना, ये 4 कड़वकों में विभक्त रचना है। कितने कड़वकों में? 4 कड़वकों में विभक्त रचना है। चलो आगे बात करते हैं। अगली है सोमप्रभ सूरी। अगला कवि कौन है? सोमप्रभ सूरी। अब देखो, अगर आपको लगे कि प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये तो अब हमें है ना बहुत ज़्यादा लग रही है चीज़ें, है ना, मतलब पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ना पड़ेगा, फिर ऐसे सोचोगे तो जॉब कैसे लगोगे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, पढ़ना छोटा मोटा, फिर कंपटीशन का मतलब ही क्या होता है? यही तो है कंपटीशन। ठीक है ना, तो इसको जीतने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, वो भी दम लगा के। ठीक है ना, अच्छे से मेहनत करनी होती है। ठीक है ना, ऐसे तो फिर यूँ तो सभी सफलता अर्जित कर ले, सभी कर सकते हैं ऐसे तो सफलता अर्जित, पर ऐसे थोड़ी ना कंपटीशन है। तो इसलिए आपको काफ़ी मेहनत करनी है और साथ साथ अच्छे से नोट्स बनाते चलना है। जो कार्य मैं कर रहा हूँ अगर इसको फॉलो करोगे आप पूरी तरह सफल हो जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। बस अच्छे से बार बार रिवाइज करना आप। ठीक है ना, बार बार रिवाइज करना है, थोड़ा विश्वास बनाए रखना है अपने खुद के ऊपर भी। ठीक है ना, और आपके कंटेंट के ऊपर भी, और बार बार प्रैक्टिस करना है सवालों की जो आगे करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, फिर भी अपने स्तर पर भी आपको करते रहना है ताकि आप अपने आप में मजबूत होते जाओ। ठीक है, फिर देखो सोमप्रभ सूरी। अगले कवि कौन आते हैं? सोमप्रभ सूरी आते हैं। इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना है कुमारपाल प्रतिबोध। क्या नाम है? कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे बताओ? सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? बोलो। सोमप्रभ सूरी है। कौन है बताओ? सोमप्रभ सूरी है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है बताओ? सोमप्रभ सूरी है। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रतिबोध सोम, ध्यान रखना सोमप्रभ।
फिर देखो 1241 विक्रम संवत में रचित हुई है, संस्कृत प्राकृत में है। किसमें है? संस्कृत प्राकृत में ये रचना है और 1241 विक्रम संवत में रचित हुई है। इसके बाद हम बात करें कि सोमप्रभ में विवरण किसका दिया हुआ है, क्या दे रखा है इसके अंदर विवरण। तो देखो हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का विवरण है इस रचना के अंदर। इस रचना के अंदर किसके अंदर? कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना है ना, इसके अंदर प्यारे दोस्तों हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को, किसको? कुमारपाल को दिए गए उपदेशों का विवरण है। मतलब हेमचंद्र जी हैं जो कुमारपाल को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। ये किस रचना के अंदर है? कुमारपाल प्रतिबोध के अंदर है, जिसकी रचना सोमप्रभ सूरी ने करी है। ये गुजरात के जैन साधु थे। क्या थे प्यारे दोस्तों? ये गुजरात के जैन साधु थे। कौन? सोमप्रभ सूरी की बात हो रही है यहाँ पे। ये गुजरात के जैन साधु थे, ठीक है। और यह गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है। ऐसी लाइन बन के आ जाए तो ध्यान रखना, ये गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य कौन सा है? सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध है, जिसके अंदर हेमचंद्र के द्वारा कुमारपाल को उपदेश दिए गए हैं। और सोमप्रभ सूरी गुजरात के जैन साधु हैं और इस रचना के अंदर गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य है ये। फिर देखो आगे बात करते हैं, अगले हैं जैन आचार्य हेमचंद्र। क्या नाम है? जैन आचार्य हेमचंद्र। और इनकी जो रचना आपको याद रखनी है, जैन आचार्य हेमचंद्र की बात करें तो इनकी रचना आपको याद जो रखनी है ना, वो रखनी है ये वाली, हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये एक रचना तो मोस्ट याद ही रखो, ठीक है ना। जैन आचार्य हेमचंद्र की कौन सी रचना है? नाम से जो लग रहा है हेमचंद्र, है ना। हेमचंद्र ने क्या किया? शब्दों का अनुशासन, ठीक है। देखो हेमचंद्र की कौन सी रचना याद रखोगे? हेमचंद्र शब्दानुशासन। ये वृद्ध व्याकरण ग्रंथ है प्यारे दोस्तों। क्या है? एक तरह इसकी विशेषता ध्यान रखें आप। क्या है? ये वृद्ध व्याकरण ग्रंथ है और इसके अंदर भाषा, संस्कृत भाषा, प्राकृत और अभ्रंश का भी क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। इसके अंदर भाषा की बात करें तो कौन कौन सी? संस्कृत, प्राकृत, अभ्रंश। गुजरात के इसके अंदर क्या है? देखो भाषा की बात करें हम आगे हेमचंद्र शब्दानुशासन की, तो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के आग्रह पर इनका व्याकरण ग्रंथ लिखवाया गया था। अब ये व्याकरण ग्रंथ कब लिखवाया गया था? गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के आग्रह पर इनका व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था। देखो है जैन आचार्य हेमचंद्र जो शब्दानुशासन जो है ना ग्रंथ, ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के आग्रह पर इनका व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था। फिर देखो जैन आचार्य हेमचंद्र की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका वास्तविक नाम चंगदेव था। क्या था? चंगदेव। क्वेश्चन आ जाए कि कौन से जैन आचार्य हैं जिनका वास्तविक नाम चंगदेव था, तो बता देना हेमचंद्र जी हैं जिनका वास्तविक नाम क्या है? चंगदेव है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो इनकी रचना है ना अन्य वाली, बस वो तो एक बार इसे नजर में देख लेनी है, पर मोस्ट इंपोर्टेंट वही है। फिर देखो इनकी जो रचना है यह है 63 शलाका पुरुष चरित्र। फिर देखो देशी नाभ माला है ना, देशी नाम माला कोश है और एक कुमारपाल चरित्र है। सर इससे पहले भी तो पढ़ा है हमने कुमारपाल, बिल्कुल पढ़ा है आपने मेरे प्यारे दोस्तों, पर यही तो कंफ्यूज का खेल क्लियर करते हुए चलना है आपको। कुमारपाल प्रतिबोध है, ये कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध है। जो सोमप्रभ सूरी की है वो तो प्रतिबोध है। मैंने बोला था आपसे प्रति सोमवार याद रखो, प्रति सोमवार प्रतिबोध सोमप्रभ। और यहाँ पे अंतर देखो आप, यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या है? कुमारपाल चरित्र है ये तो, ठीक है ना, प्रतिबोध नहीं है। क्या है? कुमारपाल चरित्र। ये किसकी है? जैन आचार्य हेमचंद्र की है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगले कवि आते हैं मेरुतुंग कवि। कौन सी है? मेरुतुंग कवि। जैन साहित्य क्लास 2 क्लास में रहेगी, इसके बाद भी क्लास रहेगी जो काफी महत्वपूर्ण रहेगी, क्वेश्चन उससे भी बन सकता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सुनिएगा, मेरुतुंग की बात करें, मेरुतुंग की, ये कौन है? कवि हैं। कौन है प्यारे दोस्तों? कवि। इनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि। कौन सी रचना है? प्रबंध चिंतामणि है। मेरुतुंग है ना, इनकी रचना याद रखोगे आप कौन सी? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि याद रखना किसकी रचना है? मेरुतुंग की है। सर मेरु तो इन सब चीजों को, सर इन सब चीजों को देख देख के तो मेरु को तो खुद को मेरु को तो क्या होने लगी है? चिंता होने लगी है सर कि कैसे याद करेंगे, ठीक है ना।
याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, नो की लगना है तो। देखो मेरु तुंग की बात करें, है ना सर, मेरु में तो क्या हो गया, तंग हो गया सर, याद कर करके। प्रबंध चिंतामणि, चिंतामणि क्या कर रहे हो, चिंता हो रही है। तो देखो मेरु तुंग की जो प्रसिद्ध रचना उसका नाम क्या है, प्रबंध चिंतामणि है। क्या है, प्रबंध चिंतामणि। जैसे ही आपके सामने आएगा कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है, तो आप सोचोगे चिंता, मेरु तो तंग हो गई चिंता कर करके में, मेरु तुंग 1304 ईस्वी में हुई है। कब आई बताओ, 1304 ईस्वी में। फिर देखिएगा आगे, प्राचीन राजाओं की कथा संकलित की गई है इसके अंदर। पुराने राजाओं की क्या की गई है इसके अंदर, कथा संकलित की गई है प्रबंध चिंतामणि के अंदर। और इसमें राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे बेहद रस सक्त हैं। क्या है, सुनिएगा, देखो इसमें राजा भोज के जो चाचा थे ना मुंज, उनके कहे गए क्या है, दोहे हैं जो कि बेहद रस सिक्त हैं। आपसे पूछा जाए कौन सी रचना है जिसके अंदर राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए दोहे हैं, बेहद इंपोर्टेंट, तो ध्यान रखना मेरु तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। फिर देखो प्रबंध चिंतामणि में ये लाइन ध्यान रख लेना, प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद से संबंधित 2 चरणों में कथा भी वर्णित है। ये दुहा विद्या याद रखना, ठीक है ना, इसका संबंध किससे है, प्रबंध चिंतामणि से है। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद से संबंधित 2 चरणों में कथा भी वर्णित है, इसलिए अभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाता है। ये लाइन ध्यान रखें, इसलिए अभ्रंश काव्य को क्या कहा जाता है, दुहा काव्य भी कहा, दुहा विद्या भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि दुहा विद्या किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें अभ्रंश काव्य को कहते हैं, ठीक है। और इसका मेरु तुंग वाली रचना प्रबंध चिंतामणि से भी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये वाली। देखो मेरु तुंग की जो रचना पढ़ रहे हो आप प्रबंध चिंतामणि, देखिएगा नोट देखिएगा यहाँ पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने प्यारे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि, अभी पढ़ी आपने, किसकी रचना है बताओ सर, चिंता से तो क्या हो गए, मेरु तुंग हो गए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर देखेंगे आगे की तरफ, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि के संकलित मुंज के दोहे को अभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहा है। ये कथन है, एक तरह से याद रखना है आपको, ठीक है ना। कथन क्या है, फिर दोबारा देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि के संकलित मुंज के दोहे, प्रबंध चिंतामणि में किसके दोहे संकलित हैं, मुंज के दोहे अभ्रंश या पुरानी हिंदी के भी बहुत ही पुराने नमूने कहे हैं, मतलब पुरानी हिंदी के से भी ज्यादा बहुत पुराने नमूने हैं। ऐसे किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और दुहा विद्या का ध्यान रखना, ये रचना हो गई प्यारे दोस्तों कहाँ तक की, इनकी बात करें तो ये रचना हो गई हमारे मेरु तुंग जी तक की। अब हमें कैसे याद रखना है, सुन लीजिएगा। देखो याद क्या क्या रखना है आपको, सुनना बात को अच्छे से। सबसे मोस्ट बात बताता हुआ चलता हूं जो तो आपको जरूर ही याद रखनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा प्यारे दोस्तों जैन साहित्य और इनमें प्रमुख कवि और इनकी प्रमुख रचना हम देख रहे हैं। सबसे मोस्ट याद रखनी है श्रावकाचार, किसकी रचना है, आचार्य देवसेन की है। श्रावकाचार किसकी रचना है, आचार्य देवसेन की है, प्रसिद्ध रचना है, हिंदी का प्रथम रचना है एक तरह से ये, और 933 ईस्वी में रचित हुई है। 250 दोहे इसके अंदर है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो अगली बात आपको याद जो रखनी है वो है शालिभद्र सूरी की रचना, उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, 1184 ईस्वी में रचित हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखें। और आगे की तरफ पूरा डिटेल से पढ़ लिया है तो फिर आपको अच्छे से लिखना है इनके बारे में। फिर देखो पंच पांडव चरितदास रचना किसकी है, ये शालिभद्र सूरी की। बुद्धि रास रचना भी किसकी है, शालिभद्र सूरी की है। फिर देखिएगा स्वयंभू की बात करें तो पौम चरियु है इसकी, कौन सी है, पौम चरियु है स्वयंभू की। वैसे चरियु लगा हुआ है पर चरियु औरों के आगे भी लगा हुआ है तो ट्रिक मत बनाना ये, ठीक है। स्वयंभू की बात करें प्रमुख रचना को किसकी, ये पौम चरियु किसकी रचना, ये स्वयंभू की रचना है। इसका संपादन किसने किया, डॉक्टर भयानी ने किया है, ये भी आप ध्यान रखें पूरे तरीके से। और रिट्ठे मणि चरियु किसकी है, कृष्ण गाथा है, ये भी ध्यान रखें स्वयंभू की है। जबकि हम बात करें इसकी पौम चरियु की, रामकथा पर आधारित है। फिर चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, आक्सू कवि की चंदनबाला रास है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। उसके बाद बढ़े आगे तो देखो पुष्पदंत की है जसहर चरियु, और ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है 63 महापुरुष गुणालंकारु, ये भी ध्यान रखें। णे कुमारू कोश ग्रंथ, सुमति गणी की है नेमिनाथ रास। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, अगली है जिनधर्म सूरी की है स्तुलिभद्र रास, कौन सी है, स्तुलिभद्र रास है, जिसमें स्तुलिभद्र और कोशा नामक वेश्या की प्रेम कथा का क्या है, वर्णन है। विजय सेन सूरी की है रेवंत गिरिदास, ठीक है, ये भी ध्यान रखें आप। फिर देखिएगा
सोमप्रभ सूरी के कुमारपाल प्रतिबोध हैं। क्या है? कुमारपाल प्रतिबोध हैं। जबकि जैन आचार्य हेमचंद्र की जो है हेमचंद्र शब्दानुशासन है, जो कि वृद्ध व्याकरण ग्रंथ है, और इनका वास्तविक नाम क्या था? चंगदेव था। फिर देखो अगली बात देखिए मेरुतुंग की, तो इनकी जो प्रमुख रचना है मेरुतुंग की, वो प्रबंध चिंतामणि है, जो 1304 ईस्वी में आई है, और इसमें दोहा विद्या का संबंध है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दोहा विद्या भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जैन साहित्य के अंतर्गत प्रबंध चिंतामणि में संकलित मुंज के दोहों को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी से भी बहुत ही पुराने नमूने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ये हुआ जैन साहित्य वाला वीडियो हमारा, और क्लास हुई मतलब। और उसके बाद जो अगली एक और क्लास रहेगी वो भी जैन साहित्य की रहेगी। विश्वास रखिए, इससे बाहर जाने का नहीं है। फिर भी आपको अच्छे से नोट्स बना के बार बार रिवाइज करना है, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, तो आप क्या करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। और कभी क्लास नहीं रहती है अगर अगले दिन, तो आपको पता नहीं चल पाता है, तो आप टारगेट क्लासेज कोटा के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, पर जानकारी आप टेलीग्राम को भी रखें, है ना। टारगेट क्लासेज कोटा के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसे सर्च करें और वहाँ पे ज्वाइन कर ले, तो वहाँ पे मैं जानकारी बताने लग जाऊंगा कि यहाँ कल क्लास रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है ना, तो कभी आपको ऐसा परेशान नहीं होना पड़े। कल तो रहेगी, पर जैसे कभी रहे नहीं क्लास तो उसकी जानकारी वहाँ दे दी जाएगी। घबराना नहीं है, लास्ट तक अच्छे से लिखना है, पूरे वीडियो बनाने हैं। पूरा हम क्या करेंगे, एक दिन पूरा जब साहित्य कंप्लीट होगा ना, तो अपने आप में बहुत अच्छा फील करोगे आप, क्योंकि इसके बाद हम बहुत ही एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह सब बाद में करेंगे। पहला काम आप डिटेल से पढ़िए, तब जाके आपको आनंद आने वाला है। इसको पढ़ने के बाद आप कहीं भी पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। मतलब कोई भी किताब भी उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने सब पढ़ रखा है, पढ़ा हुआ ही आ रहा है हमारे सामने। आपका दिमाग बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ठीक है ना, दिमाग जब खराब होता है, कोई चीज़ हमने पढ़ ली उसके बाद भी नहीं मिल रही है, तो हमें क्या है, थोड़ा सा फिर होता है कि कहीं हमारा पढ़ा हुआ मिल नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं घबराना है, बिल्कुल बनाते हुए चलना है नोट्स, जो लिखाता जा रहा हूँ उसी को याद करते हुए जाना है, और बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। अच्छा मौका है, लंबी थोड़ी तैयारी करोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर रखा होगा आपने वैसे। ठीक है ना, क्योंकि इतनी लास्ट तक क्लास पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं सब्सक्राइब कर ही रखा होगा। ठीक है ना, कमेंट जरूर करके जाया करो, क्लास देखते हो तो कमेंट भी किया करो कि क्लास कैसी लगी, क्या है क्या नहीं, सब बताया करो। ठीक है ना, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना।